दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो यूपीएसआई की नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, तो जो बच्चे उसके लिए एलिजिबल हैं, जो उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या आता है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और कि क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की जाए कि पहली बार में ही हम उसमें सेलेक्ट हो जाएँ। तो इस वीडियो में हम ये सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपको क्या-क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो जो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम की हो, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो। यानी कि आपने चाहे बीएससी कर रखी हो, बीए कर रखा हो या बीकॉम कर रखा हो, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी, जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो 28 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाती है। बाकी क्या कहते हैं, मिनिमम एज जो है वो 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भरने के एलिजिबल होंगे। आगे हम इसके फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में जो मेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो जनरल के हों, ओबीसी के हों या एससी के हों, उनको हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर, ये मिनिमम हाइट है। 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और उनकी चेस्ट होनी चाहिए 79 और जो फुला के जो चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 84, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट में। और बाकी जो मेल कैंडिडेट हैं एसटी के, उनको 8 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और उनका जो चेस्ट होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर्स और एक्सपेंशन के बाद 82 सेंटीमीटर्स। रनिंग जो है वो उसमें कोई छूट नहीं है, चाहे वो मेल एससी एसटी ओबीसी जनरल किसी भी कैटेगरी के हों। 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर रेस 28 मिनट में होनी चाहिए। 28 मिनट में रेस मारेंगे तो आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड पूरे हो जाएंगे। 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर, यानी कि जो 400 मीटर का ग्राउंड होता है उसके 12 चक्कर लगाने हैं आपको। इसी तरीके से जो फीमेल है जनरल, ओबीसी और एससी की, उनकी जो मिनिमम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। चेस्ट उनकी मेजर नहीं होती है। बाकी जो रेस है वो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में, यानी कि 400 मीटर ग्राउंड के 6 चक्कर 16 मिनट में प्रैक्टिस करेंगे। रेस आराम से क्लियर हो जाएगी। पहले आप पेपर दे लीजिए, उसके बाद जैसे ही आपको पेपर दें आपको एक आइडिया हो जाता है मोटा मोटा कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक बार को आपको आइडिया ना भी हो फिर भी आप रेस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मैंने भी जिस दिन से एग्ज़ाम दिया था उसी दिन से रेस की तैयारी शुरू कर दी थी। तो 3-4 महीनों में रेस आराम से कवर हो जाती है। और जो फीमेल हैं एसटी कैटेगरी की, उनकी जो हाइट रिक्वायर्ड है वो है 147 सेंटीमीटर और चेस्ट गर्ल्स की किसी भी कैटेगरी में चेस्ट मेजर नहीं होती है। वेट मेजर होता है। वेट आपका होना चाहिए मिनिमम 40 केजीज वेट होना चाहिए। उससे कम होगा तो आप आउट हो जाएंगे। मिनिमम होना चाहिए 40 केजी, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और रेस एसटी कैटेगरी की गर्ल्स के लिए भी 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में होनी चाहिए। उसके बाद हम सिलेबस देख लेते हैं कि जो सिलेबस है या जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा आता है। तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला सामान्य हिंदी, दूसरा संविधान, मूल विधि, सामान्य ज्ञान, तीसरा सब्जेक्ट होगा रीजनिंग, चौथा सब्जेक्ट होगा गणित। हर सेक्शन में आपके 40-40 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होगा, यानी कि 40 इंटू 2.5 कितना हो गया 100, यानी कि हर सेक्शन आपका 100 नंबर का होगा। तो आपके टोटल मार्क्स बनते हैं 400। 400 नंबर का आपका पेपर होगा। पहले ये पेपर ऑफलाइन होता था, लेकिन 2021 वाली जो भर्ती है उससे ये पेपर ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। तो आपको क्या कहते हैं 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ऑनलाइन पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद एक बढ़िया बात यह है कि किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यूपीएसआई में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको ये थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने ये क्लियर नहीं किया, उसके बाद चाहे आपके 400 में से कितने भी अच्छे नंबर हो, आप फेल हो जाएंगे। तो क्या पॉइंट है कि प्रत्येक विषय में न्यूनतम 35% अंक होने ही चाहिए। मतलब कि आपके ये जो 100 नंबर एक सेक्शन जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, इसमें 100 नंबर का जो सेक्शन होगा उसमें आपके मिनिमम 35 नंबर होने ही चाहिए। यानी कि 40 का 35%, यानी कि तकरीबन आप ये मान लीजिए
मोटा मोटा 16 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। अगर 16 क्वेश्चन सही नहीं होंगे तो बाकी सेक्शन में आप चाहे कितना अच्छा स्कोर कर लें, आप फेल हो जाएंगे। इसलिए 35% आपके सेक्शन वाइज होनी चाहिए और 50% आपके ओवरऑल होने चाहिए। यानी कि 400 नंबर के पेपर में आपके 200 से तो ऊपर होने ही चाहिए। 200 से अगर आपके 199 भी हैं तो भी आप फेल हैं। इसलिए इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको हर सेक्शन में 35% और ओवरऑल टोटल मिलाकर 50% तो कवर करना ही है। अब हम आगे देख लेते हैं। ये हम स्ट्रेटजी मैंने लिख दी है स्ट्रेटजी, बाकी ये लिखने के अलावा मैं आपको खुद ही बताऊंगा। जैसे कि सामान्य हिंदी है, इसमें सामान्य हिंदी के प्रश्नों का स्तर उम्मीदवार की अंतिम शैक्षणिक योग्यता के अनुसार होता है। यानी कि आपने यूपी के और भी पेपर दिए होंगे तो हिंदी आपने जैसी पढ़ रखी होगी, हिंदी आपको वैसे ही सब सेम होता है, हिंदी में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। यदि हिंदी में तैयारी के लिए उचित समय दिया जाए तो इस अनुभाग में कम समय में अच्छे अंक लाना बहुत आसान है। यानी कि ये इसका मतलब ये है कि आप हिंदी को नॉर्मल आप तैयारी करते चलिए, हल्के हल्के तैयारी करते चलिए। अगर आपको नेक्स्ट भर्ती में बैठना है तो तैयारी आपको अभी से शुरू करनी होगी। ये नहीं कि आप फॉर्म फिल करें उसके बाद आप तैयारी शुरू करें, तो मुश्किल ही है कि आप सिलेक्शन ले पाएँ। भर्ती आने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 4 5 6 महीने में मैक्सिमम आ जाएगी भर्ती, या थोड़ा टाइम लग भी जाता है तो आप अपनी तैयारी में कमी मत छोड़िए, आप तैयारी अभी से शुरू कीजिए। हिंदी आपको पढ़नी है, सबसे बेस्ट हिंदी पढ़ने के लिए जो बुक है वो है लूसेंट हिंदी, आप उससे पढ़िए। हिंदी में साहित्य भी आता है, साहित्य कवर कीजिए, रचनाएं कवर कीजिए और बाकी ग्रामर कवर कीजिए। आपकी हिंदी आराम से हो जाएगी, बहुत अच्छे नंबर ले जाएंगे आप हिंदी में। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है ये है मूल विधि एवं संविधान का सामान्य अध्ययन। ये पूरा एक पोर्शन आएगा। मूल विधि एवं संविधान अनुभाग में अभ्यर्थी को बहुत सारे कानूनों को याद रखने की आवश्यकता होती है, जिन्हें उचित तरह से नोट्स बनाकर और नियमित रूप से पढ़कर याद रखा जा सकता है। इसके लिए आपको कानून सीआरपीसी आईपीसी होती है जो आपको याद करनी पड़ेगी, तो वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस से याद हो सकती है। उसका आप डेली रिवीजन करेंगे, डेली याद करेंगे, तभी आपको याद हो पाएगी। धाराएं बहुत सारी हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी। जो लोग कहते हैं बहुत कम आती है, बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि मेरे खुद के एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन थे मूल विधि के, तो अच्छा खासा पोर्शन कवर करती है मूल विधि। तो आपको ये तो जरूर पढ़नी है। और फिर एक बार को एग्जाम से अलग हटकर जब आप ऐसा ही बन जाएंगे तो आपकी डेली लाइफ में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि आपको वहाँ पर डेली इन्हीं के साथ काम करना है। सेक्शन, धाराएं, ये सब आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ताकि आप अपनी फील्ड में अच्छा कर सकें। और जबकि सामान्य अध्ययन अनुभाग के प्रश्नों की अच्छी तैयारी के लिए अभ्यर्थी को रोजाना अखबार पढ़ना चाहिए, रोजाना समाचार सुनने चाहिए और सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को नोट कर लेना चाहिए और उन्हें बार बार पढ़ना चाहिए। देखिए, जीएस कवर करने का तो एक ही तरीका है, डेली डेली पढ़िए, डेली रिवीजन कीजिए। करंट अफेयर आजकल हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो आपको करंट अफेयर्स तो डेली ही पढ़नी है। आप डेली चाहे न्यूज़पेपर रीडिंग करें, न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं डेली करंट अफेयर्स की। आप एक कोई भी 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो डेली देखिए, आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन अच्छा होगा, साथ में आपका स्टैटिक का पोर्शन भी ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा आप क्या कहते हैं, कोई भी एक चैनल फॉलो कर लीजिए, उससे आप डेली बेसिस पे जीएस का रिवीजन कीजिए। बाकी ये हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी कि अपनी भाषा में कहूँ तो मैथ। ये जो है ये सब आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, आप कितने कम टाइम में मैथ सॉल्व करते हैं, कितनी अच्छी करते हैं, ये सब सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैंने ये कुछ टिप्स बताई हैं। निरंतर अभ्यास करें, प्रमुख सूत्रों और प्रश्नों को हल करने के छोटे छोटे तरीके, शॉर्ट ट्रिक सीखें। डेली प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला याद करें और शॉर्ट ट्रिक जरूर सीखें। देखिए, शॉर्ट ट्रिक आपको तभी आ पाएंगी जब आप उसका पूरा लॉन्ग मेथड आपको पता होगा, तभी आप शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं। क्यों? शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप 4-5 स्टेप गायब करेंगे, वही आपकी शॉर्ट ट्रिक बन गई। शॉर्ट ट्रिक कोई अलग से नहीं आती हैं, उसी में से निकलती हैं। दूसरा टिप है, जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हल करें। जब आप ये सब तैयारी अपनी कंप्लीट कर लें, उसके बाद उसके साथ साथ और बाद में मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जब मेरा एग्जाम था, मैंने भी उससे 1-1.5 महीने पहले मॉक टेस्ट लगाने शुरू किए थे। स्टार्टिंग में नंबर हल्के हल्के कम आ रहे थे, लेकिन बाद में नंबर जब इंप्रूव होता गया तो उसका फ़ायदा मुझे एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होता है, आपको हेजिटेशन नहीं होती है। जो आपको घबराहट होती है कि यार पेपर देखते एकदम नर्वस हो जाते हैं, वो चीज़ आपकी घर पर ही ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर आप एकदम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं।
अगला पॉइंट है, प्रश्नों को हल करने की गति बढ़ाएं, जिसके लिए आपको कम से कम 30 तक के पहाड़े, 50 तक के वर्ग और 30 तक के घन याद होने चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये तो याद होने चाहिए। 30 तक, चलिए आपको 30 तक अगर दिक्कत है तो 25 तक पहाड़े याद कर लीजिए, 25 तक याद कर लीजिए, 50 तक के वर्ग और 30 तक के घन, ये तो आपको हर हाल में याद होने ही चाहिए, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और एक आपको क्या याद होना चाहिए, 11 की मल्टीप्लाई का रूल होता है, एक 11 की मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस भी सवाल में पाई इंक्लूड होता है उसमें 11 की मल्टीप्लिकेशन बहुत काम आती है। तो ये आप कुछ चीज़ें हैं, ये आप जब याद आपको आ जाएंगी बढ़िया करके, आप इन पे पकड़ बना लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, अपने कमज़ोर विषयों को जानें और उन पर मेहनत करें और अपने मजबूत विषयों का निरंतर अभ्यास करें। आपको जो आपको लगता है कि मेरा मजबूत है, मतलब जो जिसमें आप बढ़िया हैं, उसे तो आप प्रैक्टिस करें ज़रूर करें, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप नंबर खींच सकते हैं। उसके अलावा जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरा सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी तकरीबन आप मान के चलिए अच्छा खासा टाइम आपके पास है, अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो जो आपका कमज़ोर विषय है आप उसमें भी आराम से पकड़ बना सकते हैं। तो इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सिलेक्शन लेना है तो अभी से जुट जाइए बिल्कुल, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आप बिल्कुल एग्ज़ाम को क्रैक ही कर लेंगे, बस मेहनत करते रहिए, रुकना नहीं है। ये हमारा लास्ट सेक्शन है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिमत्ता, तार्किक परीक्षण, यानी कि रीजनिंग। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में आती है, चाहे आप कोई सा एग्ज़ाम उठा लें, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, ये आपको हर एग्ज़ाम में पढ़ना पड़ता है। तो इस पर आपकी पकड़ एटलीस्ट मैं समझता हूँ बहुत अच्छी हो गई होगी। तो इसका सीधा सा फंडा है, यह परीक्षा का सबसे अंतिम अनुभाग है जिसमें मानसिक योग्यता, बुद्धि और तर्क क्षमता से संबंधित प्रश्न आते हैं। इस अनुभाग के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको अपनी तार्किक सोच और क्षमता पर कार्य करने की आवश्यकता है, यानी कि सीधा सीधा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर आप गेन करोगे। तो सीधा सा फंडा है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप वहाँ क्वेश्चन को उतनी जल्दी हल कर पाएंगे। देखिए रीजनिंग का सीधा सा फंडा है, अगर आपको क्लिक हो गया तो वो क्वेश्चन आपका 10 सेकंड का भी नहीं है, और अगर क्लिक नहीं हुआ तो आप उस पर 1 मिनट भी अगर दे देंगे तब भी वो आपका नहीं होने वाला। तो सीधा सा ये होता है, अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में क्लिक कर रहा है तो उसे कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 10-20 सेकंड हो गए हैं, नहीं आ पा रहा आंसर, उसे छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। जब आपका पूरा एग्जाम पेपर सॉल्व हो जाए उसके बाद वापस आइए, देखिए 90% चांसेस ये बनते हैं कि आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक ही क्वेश्चन पे अटके रहेंगे तो आप आगे क्वेश्चन भी जो आपको आते होंगे वो भी छोड़ देंगे। बाद में आप जब आंसर की चेक करेंगे कि यार ये क्वेश्चन भी था एग्जाम में, तो आपको सिर्फ गुस्सा आएगी और कुछ नहीं। इसलिए बस यही स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी, यही स्ट्रेटेजी आप फॉलो कीजिए। मैं आशा करता हूँ आपका भी एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा, और इसी तरीके से अभी से आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा टाइम वैसे भी बचा नहीं है आप लोगों के पास, और बस तैयारी शुरू रखिए और एकदम जुट जाइए बिल्कुल कि हाँ अब नेक्स्ट भर्ती जो आ रही है इसमें मुझे सिलेक्शन लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके काम जरूर आएगी। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।